आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी वो जेल में है और जमानत को दिलाने के लिए वकीलों की भारी भरकम फौज खड़ी करी गई थी। उसके लिए 2 कानूनी कंपनियों को हायर किया गया था, जिसमें आपको बताएं वकील सतीश मान शिंदे, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस को लड़ा था, मुकुल रोहतगी और रूबी सिंह आहूजा, संदीप कपूर और लॉ फर्म को हायर किया गया था। इसी में करंजावाला एंड कंपनी ये इसमें लगाई गई थी, यानी एक भारी भरकम वकीलों की फौज खड़ी करी गई थी, क्योंकि शाहरुख खान को शायद ये लग गया कि जिस एनसीबी से उसको पाला पड़ा है वहां उसके पैसे और रुतबे का कोई असर होने वाला नहीं है। जो एनसीबी की तरफ से एएसजी थे, उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें उन्होंने पूरी तरह से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि आर्यन खान, जिसको अभी तक तुम बच्चा बता रहे हो, जिसको ये कह रहे थे कि हल्का फुल्का ऑफेंस है, इसमें तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। आर्यन खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन है कि छोटे मोटे केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, और इसलिए ये जो गिरफ्तारी है ये अवैध है। यानी इस गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था ये रोहतगी के द्वारा। लेकिन कोर्ट में जो एनसीबी की तरफ से एएसजी थे, उन्होंने कहा कि जिसको ये छोटा मोटा केस बता रहे हैं, आर्यन खान ड्रग लेता था और ड्रग भी कई साल से ले रहा है। ये ड्रग लेना, ड्रग खरीदना, ड्रग बेचना, तीनों ही बहुत गंभीर आरोप हैं और ये हत्या से भी ज्यादा गंभीर अपराध है। और इसलिए हर मामले में ये जमानत मिल जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जमानत कोई रूल नहीं है। ये कोर्ट के आधार पर ये देखा जाता है, ये केस के आधार पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति कैसा है। जिस तरह से आर्यन खान है, रुतबे वाला है, पैसे वाला है, बड़ी पहुंच वाला है, इसलिए अगर इसको छोड़ दिया तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ये दलील रखी थी और इस दलीलों में आपको बताएं, उसमें कहा गया था कि आर्यन खान का फोन सीज ही नहीं किया गया जब गिरफ्तारी हुई थी, तब उसके बाद चैट कहां से आई। तो इस पर आपको बताएं कि जो एनसीबी के वकील थे उन्होंने रखा कि क्योंकि जिस समय गिरफ्तारी हुई उस समय चैट आ रहे थे, चैट बरामद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे लगाए हुए थे, उसकी जरूरत थी और इसलिए बाद में वो चैट रिकवर की गई है। यहां एक बात और है कि यदि मान लीजिए कोई अपराधी 2 साल 5 साल पहले कोई अपराध करता है और उसकी चैट तब की रिकवर होती है, तो क्या उसको ये कह के छोड़ दिया जाए कि साहब वो तो हत्या 5 साल पहले करी थी, 5 साल पहले हत्या का कबूलनामा था और इसलिए ये अपराधी नहीं है। इससे तो ये पता लगता है कि चैट अगर 2018-19 की थी और आज 21 चल रहा है, 3 साल से ड्रग ले रहा है, इससे यह सिद्ध होता है तो पुराना नशेड़ी है, नशे के कारोबारियों से जुड़ा है, क्योंकि जो ड्रग पीता है वो ड्रग खरीदता है, उसको पता होता है। और ये गंभीर मामला है और इसलिए ये जितनी दलीलें दी जा रही थी वकीलों की तरफ से, हालांकि एक वकील का ये पेशा है, लेकिन आप देखिए कि एक नशे के कारोबारियों के बारे में जानकारी है, एक जो अभी युवा जिसको बच्चा बता रहे हैं वो नशे की लत में लगा हुआ है, 3-4 साल से वो ड्रग ले रहा है और उसको छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तरफ सुधार गृह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको निर्दोष साबित करके उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं तो एक बार कहा कि ये है इसके पास से ड्रग नहीं मिली, तो एनसीबी के वकील ने ये बात रखी कि जो अरबाज मर्चेंट है जो इसी आर्यन के साथ था, और आर्यन और अरबाज की चैटिंग में ये खुलासा हुआ है कि आर्यन पूछ रहा था कि आपके पास गांजा है, और ये जो गांजा है मतलब इसको पता है, और उसने कहा था हाँ है, तो जूते में छुपा के ले गया और वो क्वांटिटी इतनी थी कि जो कि 2 दिन क्रूज पार्टी होनी थी, क्रूज पे जाना था, लेकिन जो ड्रग बरामद हुई हैं, जो गोलियां मिली हैं, सब मिलाकर इतनी मात्रा है कि वो बेचने वाली मात्रा है, ना कि कंज्यूम करने वाली। और इसलिए आर्यन से बात हो रही थी तो निश्चित रूप से वो आर्यन के लिए ही है, तो अपराधी माना जाता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो मुनमुन धमीजा वाले केस में है, वहां मुनमुन धमीजा की सीडीआर के जरिए एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर स्मिथ को गिरफ्तार किया था, और इसलिए एनसीबी ने यह बात रखी कि हमने जो अभी कॉल डिटेल ट्रेस की हैं उसके आधार पर कुछ लोगों से ड्रग पैडलरों तक पहुंचा जा रहा है। तो हमें अभी आर्यन खान की भी जांच अभी करनी बाकी है
क्योंकि तार इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ये गिरफ्तारी इसे कंटिन्यू करने के लिए बात की थी, लेकिन जो कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने ये कहते हुए जमानत एक्सेप्ट कर ली आर्यन खान की कि ठीक है ये कहीं छोड़ के नहीं भाग रहा है, और जब आप जांच के लिए बुलाएंगे आर्यन खान को, ये जांच के लिए भी आएगा। और इसलिए ऐसे में ये बच्चा है, छोटा है, उसके वकीलों की जो दलील थी, कहीं किसी हद तक ये मान लिया कि चलो ठीक है अब जांच आगे बढ़ेगी। और आज तक की जांच में एनसीबी के पास जो प्रूफ हैं उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि अभी और बाकी जांच होना बाकी है, जिसके लिए उन्हें भी समय चाहिए। तो ये जो छूटा है 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन उतनी बड़ी भी वो बात नहीं है कि ये खुशी मना सकें कि साहब आर्यन खान छूट गया है। तो खुशी की बात है, क्योंकि ये केवल बेल पर होगा, ना कि बरी होने में और बेल में बहुत फर्क है। लेकिन मेरा एक कहना है कि ये 25-30 वकील खड़े करे, बड़े बड़े वकील बुलाए गए, दिल्ली से भी वकील गए, अरे इसके बजाय तो नवाब मलिक को कोर्ट में खड़ा कर लेते ये शाहरुख खान, तो वो तो एक ही जिरे में छुड़वा देते। वो तो कह रहे थे कि ये तो जो रेड हुई है ये रेड फर्जी है, और जो जांच करने वाला अधिकारी है समीर वानखेड़े वो भी फर्जी है, उसकी नौकरी भी फर्जी है, उसका जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, उसकी शादी भी फर्जी है, और इसलिए फर्जी अफसर, फर्जी केस खत्म। एक ही तारीख में 1 घंटे में नवाब मलिक छुड़वा देते। ये शाहरुख खान को 25-30 वकील बड़े बड़े पे पैसा खर्च करा, इसके बजाय नवाब मलिक को खड़े कर देते तो ये पहले ही दिन वो इस फर्जी रेड बताकर इसको केस को ख़त्म करवा देते शायद। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब नवाब मलिक जी आप ये समझिए कि लगभग 1 महीना हो गया आर्यन खान को जेल में, और निचली अदालत ने अगर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, उसको गंभीर अपराध की श्रेणी में माना, और आज हाई कोर्ट ने भी माना कि यह गंभीर अपराध है। लेकिन फिर भी क्योंकि लगभग 28 दिन की जेल हो गई है, तो ये कहते हुए छोड़ दिया कि ठीक है आगे अभी इसकी जांच होगी। तो आप कह रहे थे रेड फर्जी है, अगर ये रेड फर्जी होती तो आर्यन खान निचली अदालत से मात्र 1 घंटे के अंदर छूट जाता नवाब मलिक जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। निचली अदालत ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, और हाई कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि उसकी घंटों जिरह हुई है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करने के बावजूद भी 3-4 दिन इसको छुड़ाने में लग गए। इसका मतलब मामला गंभीर है। लेकिन यहां जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह से गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि जो इस केस में उनको पुराने केस ला करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। ये सब समझ में आता है, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने देखा है कि रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, जब उन्होंने सरकार के मुताबिक काम नहीं किया, सरकार की पोल खोल अभियान चलाया सुशांत सिंह राजपूत की मौत के किस्से में, तो पुराना ही एक आत्महत्या का केस खोलकर और ये अर्नब गोस्वामी को पकड़ लिया। इसी तरह जो टीआरपी वाला केस है वो भी फर्जी था, लेकिन उस केस में भी पूरी जांच करके रिपब्लिक की पूरी टीम को परेशान किया। इसी तरह से जो परमवीर सिंह है, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो चुके हैं, उनकी जो खोज कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस, वो क्यों? उन्हीं पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी है भाई, सीनियर आईपीएस है। पुराना केस, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक सरकार के गृह मंत्री पर यह आरोप लगाया कि वो 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं। यानी सरकार के ऊपर जो सवाल उठाएगा, जो सरकार की पोल खोलेगा, उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पुराने से पुराना केस खोल देगी। इसी तरह आप देखिए समीर वानखेड़े को जो टारगेट किया, शादी कब हुई उसकी, वो पैदा कब हुआ, सब पुराने शास्त्र उठा दिए इन्होंने और उसको निकाल के ला रहे हैं। साहब ये तो ये है, ओहो दाऊद इसके बाप का नाम, मतलब उसे हिंदू को मुसलमान बनाने पे तुल गए। तो कानूनों की जानकारी प्राप्त करनी नहीं है, लेकिन एक सनसनी फैलाकर, डर फैलाकर टॉर्चर करना है। और टॉर्चर करने का कारण यही है कि किसी तरह से ये इस तरह के ऑफिसर, इस तरह के लोग जो रास्ता अपनाए हुए हैं, उस रास्ते को छोड़कर महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, उनके अनुसार चले। शायद ये वही चाहते हैं जिस नशेड़ी कारोबारी और नशे करने वालों को वो छुड़ाना चाहते थे। आखिरकार वो जमानत पर छूट गया। अब जमानत पर छूटा है तो वो क्या करेगा? वो कोई जो है नौकरी तो करेगा नहीं,
जो ड्रग को बेचते हैं, जो ड्रग के बेचने वाले पैडलर हैं, अगर वो छूटेंगे तो वो कोई पनवाड़ी की दुकान खोलेगा क्या? वो कहीं नौकरी अप्लाई करेगा क्या? इसकी तो उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से नशे के कारोबारी नशे का कारोबार ही करेगा। तो एक समाज के लिए खतरा है और देश के लिए भी खतरा है ये ड्रग और ड्रग का धंधा। अगर कोई एक सिगरेट फूंकता है और वो मात्र अगर 500 रुपए की भी हुई तो इस 500 रुपए में 250 रुपए आतंकवादी को जाते हैं और वो हवाला के जरिए जाते हैं। उस 250 रुपए में जो गोलियां खरीदी जाती हैं वो हमारे देश के सैनिकों की सीने पर चलाई जाती हैं। और इसलिए ये ड्रग का धंधा, इस कारोबार को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और समीर वानखेड़े जैसे अफसर इस पूरे धंधे को ध्वस्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंके हुए हैं, जिसको हमने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री किस तरह से टारगेट कर रहे थे, किस तरह से परेशान कर रहे थे। और मंशा यही थी कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर अपने को इस जांच से अलग कर दें और फिर जब जांच ना होगी, कोई अफसर, समीर वानखेड़े के पहले भी एनसीबी डिपार्टमेंट था। मैं तो सवाल करता हूं कि एनसीबी जो डिपार्टमेंट है, क्या ये अभी पिछले साल बना है? इसका गठन तो बहुत पहले हो चुका। तो पहले कभी सुना कि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े लोग के किसी के बच्चे या कच्चे या खुद वो पकड़े गए हो? नहीं। क्यों? या तो डर या तो लालच, कोई कारण रहा होगा। और समीर वानखेड़े के बाद क्या कोई अधिकारी ऐसा रहेगा? जितना टॉर्चर समीर वानखेड़े की फैमिली को किया जा रहा है, जितने व्यक्तिगत हमले समीर वानखेड़े पे हो रहे हैं, सवाल तो यह भी है कि क्या उसके बाद कोई अधिकारी इस तरह की हिम्मत दिखाएगा? जबकि न्यायपालिका में इस तरह की जिरहबाजी के बाद, एनसीबी की दलीलों के बाद अगर जमानत मिल गई तो फिर तो सारी जो टीम है जो जान हथेली पर रखकर अपराधियों को पकड़ के लाती है, उनकी मेहनत का क्या फल है? इस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में। तो फिर क्या ये जो एनडीपीएस के एक्ट हैं और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, इसमें भी कोई बदलाव की जरूरत है? इसके बारे में कानून के जानकार कह रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की पुलिस, सुरक्षा बल जब जान हथेली पर रखकर किसी अपराधी को पकड़ के लाते हैं, चाहे वो नशे का पैडलर हो, चाहे वो आतंकवादी हो, ऐसा अक्सर देखने में आया है कि कोर्ट के अंदर निचली अदालत, नहीं तो हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं से उसको राहत मिल जाती है गवाह और सबूतों का बहाना बनाकर। तो ये जो मिलती है, इसके लिए तय होना चाहिए कि किन को जमानत दी जाएगी, किन को नहीं दी जाएगी। और कानून के जानकार, और मैं तो एक आम नागरिक हूं, मुझे कानून का पता नहीं, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो ये कि इस देश में जो नशे के कारोबारी हैं और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, देश विरोधी एक्टिविटी में कोई लिप्त हो, उसके लिए तो जमानत बिल्कुल कानून में मना होनी चाहिए। और इस पर केंद्र सरकार जो है संज्ञान ले, हमारे मोदी जी इस बारे में विचार करें और एक कानून बना दें कि कोई भी गिरफ्तारी अगर इस मामले में होती है कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा है, आतंकवादियों से संबंध है या आतंकी गतिविधि करता है या नशे के कारोबारियों से लिप्त है, संबंध है और नशे के कारोबारी से कहीं लिंक्ड है, ऐसे में नो जमानत, खाली जेल, ट्रायल चले और जब छूट जाएगा। ये रासुका लगाई जाती है, लेकिन रासुका केवल एक देश विरोधी एक्टिविटी में लगाई जा रही है। अब जरूरत है कि नशाखोरों को नष्ट करने के लिए, इस नशे की खेप को यहां भारत में अगर आप चाहते हैं कि ये ना खपाई जाए, ये समीर वानखेड़े जैसे अफसर की जो मेहनत है ये बेकार ना जाए, इसके लिए कानून में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।